हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास होगी हिस्ट्री की। आपकी ये मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर आपका 3 है। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप सबसे पहले उन क्लासेस को देखना ताकि आप आज वाली क्लास से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर यहाँ पे बेहतरीन जो है कंटेंट के साथ यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 3rd क्लास है। ओके, तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है किस प्रकार से होती है, कितने इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं, उन सभी अधिवेशंस को हमने कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, और 55 जो है यहाँ पे अधिवेशन वे, और आज की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो किस प्रकार से कितने फेजेस में आपके होते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने जो है पहला फेज हमने पढ़ा कि ठीक है, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने तक जो है हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फेज़ है इसमें जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन होता है, तो इसका जो पहला फेज़ 1885 से लेकर 1905, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1950 में बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल के विभाजन तक हम इसको फर्स्ट फेज़ में देखेंगे और इस जो फेज़ को, पहला जो फेज़ 1885 से 1905 ईस्वी तक, इसको हम उदारवादी चरण कहते हैं। इसमें उदारवादी नेता थे, मतलब उग्र नेता नहीं थे, इसको इरा ऑफ लिबरल्स हम कहते हैं। तो उदारवादी जो चरण है इसमें अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था और शासन करने के तरीके पर पूर्ण रूप से विश्वास किया करते थे। ठीक है, जो उदारवादी नेता थे भाई, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास करते थे, उनकी शासन करने के तरीके उन पर जो है पूर्ण रूप से विश्वास ये किया करते थे। और ये जो है अंग्रेजों से प्रार्थना करके या प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर जो है रखते थे। ठीक है, और अपना जो है काम ये करवाते थे। तो इस प्रकार इसमें जो उदारवादी नेता है उनमें इंपॉर्टेंट ये जो आपके रहते थे भाई, डॉक्टर, जो कुछ साहित्यकार, एडवोकेट्स, इंजीनियर, ये सारे जो है सदस्य इसमें रहते थे। तो क्या होता है कि 1890 में सभी सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, कि भाई जो सरकारी जो कर्मचारी पर, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो कांग्रेस में शामिल नहीं होगा, ऐसा किया गया था 1890 में। तो यहाँ पे उदारवादी सदस्य की अगर बात करें कौन कौन से उदारवादी नेता थे, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रास बिहारी बोस, ये सारे के सारे उदारवादी आपके नेता थे। तो क्या होता है कि 1891 में दादा भाई नौरोजी है द्वारा कांग्रेस से पहले इन जो ये आपके इंडियन नेशनल सब जोड़कर इन्होंने जो है INC इसको बनाया गया। ठीक है, तो जो पहले क्या होती थी, कांग्रेस होती थी। ठीक है, तो पहले जो आपकी कांग्रेस जो कि जिसकी स्थापना 1885 में हुई, लेकिन 1891 में जाके दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई इसके आगे कांग्रेस है, इसके आगे भारतीय राष्ट्रीय और जोड़ो। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो ये कांग्रेस आपकी बनी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी 1891 में, दादा भाई नौरोजी है इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर इसमें जो इंडियन नेशनल जो इसमें आगे जोड़ो, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर बाद में हुई कांग्रेस 1891 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदारवादी नेता थी इनकी जो उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, तो किन चीज़ों में एक अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाने में सफल रहे थे उदारवादी नेता। ठीक है, इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला यहाँ पे 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिवेशन इसको कहा जाता है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम इसमें इसको कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आपका होता है और इस अधिनियम के तहत 2 मांगे जो है मान ली गई थी। तो कौन कौन सी जो है बातें मनवाई गई थी उदारवादी नेताओं के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत? पहला इसमें कि भारतीयों को सबसे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार जो है दिया जाए, तो अधिकार वो मिला और इसके तहत 1892 में जो है बजट पर बहस करने का जो है भारतीयों को अधिकार मिला। और इसी एक्ट के माध्यम से, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एक्ट के माध्यम से ही भारत में निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, 1892 में जो है सबसे पहले आपकी शुरू की गई थी। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी सबसे पहले शुरू की गई थी 1892 में। तो ये जो है बातें मनवाई गई थी भारतीय परिषद अधिनियम उदारवादी नेताओं के द्वारा। दूसरी इनकी उदारवादी जो नेता है उनकी क्या उपलब्धि रही, इन्होंने जो है फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की। ठीक है, और इसमें जो ICS की जो परीक्षा है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, इन उदारवादी नेताओं के द्वारा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया करवाया अंग्रेजों से, इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का काम किया। चौथा जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन का जो है सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए उदारवादी नेताओं ने। और भारतीयों में
जो बंगाल के लोगों से राष्ट्रवादी भावना को खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ, जिसका जोर तौर से आपका यहाँ पे विरोध होता है। ठीक है, तो बंगाल है उसके लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कहीं मतलब पनपे ना, तो क्या होता है कि जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, वो बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो बंगाल का विभाजन और जैसे होता है तो बहुत ज़्यादा विरोध भी यहाँ पे पनपते हैं। तो सेकंड फेज हम यही पढ़ेंगे कि 1905 से लेकर 1919 तक का जो ये इरा है, इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म इसको कहा जाता है, उग्र राष्ट्रवाद का चरण। और इसमें जो है उग्र जो है वादी आपके नेता आपके होते थे, तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो उग्रवादी जो चरण रहा है इसमें 1905 से लेकर 1919 तक रहा है, और इसमें बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया जाता है। और जो राष्ट्र भावना है उसको ख़त्म करने के लिए कि भाई भारतीयों में राष्ट्र भावना और जो एकता है उनको ख़त्म करने के लिए, फूट जो है डालने के लिए इन्होंने ये काम किया, और फिर ये सफल भी रहे। तो यहाँ पे जो सेकंड जो फेज़ है 1905 से लेकर 1919, जिसको उग्र राष्ट्रवाद का चरण कहेंगे, इस उग्र राष्ट्रवाद का चरण है, इसमें हम इंपॉर्टेंट जो है क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले 1905 का बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। स्वदेशी और विदेशी जो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन किया जाता है वो भी 1905 में ही होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में आपका होता है? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन दो भागों में जो है, गरम दल नरम दल में जो आपकी बढ़ जाती है। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जो आपका आता है, इंपोर्टेंट वेरी। और 1911 में हम दिल्ली दरबार जो है लगता है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1916 में दो इंपोर्टेंट काम आपके, लखनऊ जो है समझौता, लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 1917 में मोंटेग्यू जो है घोषणा पत्र, ये हम देखेंगे। और 1919 का जो है रोल्ट एक्ट जो, ये हम देखेंगे। तो इस जो सेकंड जो चरण है उसको हम उग्र राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आंदोलन यहाँ पे जो है चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उग्र राष्ट्र जो है नेता हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो सेकंड जो फेज है इसको हमने कहा कि उग्र राष्ट्रवाद का ये युग है, इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और इसको जो है क्रांतिकारी घटनाओं का युग भी कहा जाता है, इरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इसको हम कहते हैं। तो उग्र राष्ट्रवाद का जो युग है इसमें जो इंपोर्टेंट जो नेता आपके उभर कर आते हैं, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल से यहाँ पे लाला लाजपत राय जो पंजाब से जो है आपके रहते हैं, और बाल का मतलब यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से आपके रहते हैं, और पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से। तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से लाल बाल पाल आपके ये जो है उग्र राष्ट्रवादी आपके नेता होते हैं। तो ये क्या क्या इंपोर्टेंट यहाँ पे करते हैं भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम में, जो क्या इंपोर्टेंट जो इनका काम रहता है। तो जैसा कि हमने देखा कि 1905 में जो ये चरण आपका सेकंड होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। तो बंगाल का जब विभाजन होता है उस टाइम 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है भारत का जो वायसराय जो कौन रहते हैं? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय जो बनकर आते हैं 1899 से 1905 तक ही रहते हैं। और भारत का सबसे बदनाम, सबसे अप्रिय वायसराय जो है इनको कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो 19वीं शताब्दी के अंत में हमारे अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुई। जो सर्वाधिक जो है राष्ट्र भावना जो है जागृत हुई बंगाल के लोगों में यहाँ पे हुई थी। लेकिन होता क्या है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता होकर जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत यहाँ पे हुई। ठीक है भाई, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर राष्ट्रवाद की भावना उनमें जागृत हुई। अंग्रेजों के लिए एक सबसे बड़ी जो है इनसिक्योरिटी, सबसे बड़ी मतलब यहाँ पे असुरक्षा जो है अंग्रेजों के लिए थी कि भाई ये अगर एक हो गए तो कहीं ना कहीं हमें तो दिक्कत आने वाली है। तो उस समय के जो है वायसराय होते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक और राजनीतिक तौर पर फूट डलवाकर इनको अलग अलग करने का काम किया, हिंदू और मुसलमानों को। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक जो है तरीके से फूट डलवाई लॉर्ड कर्जन ने, और हिंदू और मुसलमानों को जो है अलग अलग करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। तो बंगाल के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बंगाल के लोगों में, बंगाल के जो लोग हैं उनसे राष्ट्र भावना को कुचलना और उनमें फूट डालना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है बंगाल के विभाजन का। ठीक है, कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम है उनकी राष्ट्र की भावना को जो है उनको कुचला। ठीक है, और उनमें जो है फूट डलवा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें किया लॉर्ड कर्जन ने, जो कि भारत का सबसे जो है प्रिय, सबसे बदनाम वायसराय ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो 1905 का जो बंगाल का जो विभाजन है यहाँ पे सबसे पहली घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा 1903 में पहली बार जो है आपकी की गई थी भाई कि बंगाल का विभाजन होगा। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा पहली बार 1903 में हुई। और उस समय के बंगाल में शामिल जो उस समय जो बंगाल में क्या क्या होते थे, वेस्ट बंगाल यहाँ पे होता था। ठीक है, और इसके अलावा बांग्लादेश, इसमें बिहार और उड़ीसा भी आता था। और इसकी जो पॉपुलेशन उस टाइम लगभग 8 करोड़ तक आपकी हुआ करती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले बंगाल में शामिल जो है कर दिया गया, तो इसमें दो जो है बंगाल बनाया गया। तो एक जो है बंगाल का विभाजन होता है, तो एक बंगाल है उसमें ढाका, चटगांव, बंगाल की जो राजशाही खंड और असम है इसमें ये आते थे, और इसको कहा जाता था ईस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल है उसकी राजधानी ढाका बना दी गई। ठीक है,
लेकिन जो दूसरा जो बंगाल था, जिसको वेस्ट बंगाल कहा गया, पश्चिमी बंगाल कहा गया, ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल था और इसकी राजधानी बना दी गई कलकत्ता, ठीक है। पश्चिमी जो बंगाल है उसकी राजधानी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी बना दी गई ढाका, और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट आपकी आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों ने तो यही तर्क दिया कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक तरीकों से या प्रशासनिक कारणों से ही बंगाल का विभाजन किया है, ठीक है। तो इन्होंने बाद में ये कहा कि भाई हमने तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कारणों के कारण बंगाल का विभाजन किया है, लेकिन इनका मेन जो उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों में फूट डलवाकर उनको अलग अलग करना था। लेकिन बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया कि एक तरफ मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा थी और दूसरे बंगाल में आपकी जो हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना जो है यहाँ पे रखी गई थी। तो इस प्रकार से जो है ये विभाजन हुआ, एक तरफ जो है ज़्यादा मुस्लिम, एक तरफ जो है ज़्यादा हिंदू, और अंग्रेज़ अपनी इस नीति में सफल हुए, बट वो भारतीयों को ज़्यादा समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सके। तो बंगाल के विभाजन का जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो रूपरेखा है लोगों के सामने 19 जुलाई 1905 को सबसे पहले रखी गई थी कि भाई बंगाल का विभाजन होगा। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन जो है होगा, उसकी रूपरेखा फ्रेमवर्क कब रखा गया था? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो कब की गई? 20 जुलाई को। तो फ्रेमवर्क रखा जो है 19 जुलाई को, और बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई को, ठीक है। लेकिन जो बंगाल का विभाजन है वो आपका जो घोषणा है ये आपकी लागू कब कर दी गई? 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये तीनों जो है डेट आपको ध्यान में रखना है। तो बंगाल के विभाजन होने पर 16 अक्टूबर 1905 को क्या बनाया गया? शोक दिवस बनाया गया भाई, शोक दिवस के रूप में बनाएगा। और रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हमारे हैं, उन्हीं के कहने पर इस दिन को रक्षाबंधन दिवस जो है बनाएगा। तो जो बंगाल का जो विभाजन होने पर आपका 16 अक्टूबर को जो है इस डेट को शोक दिवस बनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन इस दिन को बनाया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, बंगाल के विभाजन पर इन्होंने एक गीत भी लिखा, ठीक है, और इस गीत का नाम था अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला ये क्या है? या जो प्रेजेंट में अमार सोनार बांग्ला, ये नेशनल एंथम जो है बांग्लादेश का आपका है, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है आपका अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी आपके होते हैं। पहले हमने देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, तो बंगाल का विभाजन होने के बाद में उसका विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद में फिर क्या होता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की जो है ऑफिशियली घोषणा होती है, आधिकारिक रूप से आपकी यहाँ पे घोषणा होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल से ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की ऑफिशियली घोषणा होती है। और इसके विरोध में क्या होता है कि कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के आगे विरोध प्रदर्शन किए गए यहाँ पे, ठीक है। और इसी के विरोध में कई स्वदेशी कपड़ा जो मिल है, साबुन, माचिस के कारखाने, राष्ट्रीय बैंक और जो स्वदेशी शैक्षणिक संस्थान जो है यहाँ पे खोले गए, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है स्वदेशी जो है कपड़ा मिलें खोली गई, साबुन मिलें जो है खोली गई, माचिस और साबुन के कारखाने खोले गए, राष्ट्रीय बैंक खोले गए, स्वदेशी जो है शैक्षणिक संस्थान भी हमने यहाँ पे खोले, ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन के विरोध में। और यहाँ पे बंगाल के लोगों ने विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरियों और विदेशी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार जो है करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियां जो अंग्रेजों द्वारा दी गई, ठीक है, विदेशी स्कूल और कॉलेज हैं इनका बहिष्कार किया गया। और 16 नवंबर 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल एक सम्मेलन का भी आयोजन होता है। इसमें मुख्य रूप से जो है भाग जो है किन्होंने लिया। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सम्मेलन कब होता है? 16 नवंबर को 1905 को होता है। और इस सम्मेलन में जो है भाग लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन जो है चंद्रपाल। और इन्होंने जो है ये नेशनल एजुकेशन काउंसिल, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। और इसी के तहत बंगाल नेशनल कॉलेज आपकी उसकी स्थापना की गई। तो बंगाल नेशनल कॉलेज है ये आपका बनाया गया 14 अगस्त 1906 को। और इसके सबसे पहले जो प्रिंसिपल जो है अरविंद घोष को बनाया गया। तो बंगाल नेशनल जो कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1906 को। इसके प्रिंसिपल कौन बने? अरविंद घोष को बनाया गया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो है स्थापना किसने की थी? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्रपाल के द्वारा। तो स्वदेशी हम जो बहिष्कार आंदोलन, ये जो आपका पहला आंदोलन था भारत का, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि पहला आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था, ठीक है, जिसमें महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई तथा इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता है भारत के जो पितामह कहा जाने वाले दादा भाई नौरोजी जो आपके ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि जो 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी,
तो ये अधिवेशन जो है इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आपका ये हुआ, ठीक है। इस जो कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में हुआ, तो इसने समर्थन दिया इस स्वदेश में बहिष्कार आंदोलन का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो 1906 में जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना होती है, और ढाका के जो नवाब आपके हैं सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खान, ठीक है। अंग्रेजों के फेवर में थे ये, और एक सम्मेलन में, तो ये अंग्रेजों के फेवर में थे, और एक सम्मेलन में मुस्लिम लीग स्थापना जो है प्रस्ताव दिया, और जिस सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहते हैं? मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाने जाते हैं। तो मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें जो ये आपका मुस्लिम लीग स्थापना प्रस्ताव इसमें दिया जाता है, और सलीमुल्लाह खान जो है ये नवाब होते हैं ढाका के, अंग्रेजों के फेवर में थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए, सलीमुल्लाह खान ने ये प्रस्ताव आपका दिया, ठीक है। तो सलीमुल्लाह खान ढाका के जो नवाब है उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भाई मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना की जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सलीमुल्लाह खान जो है इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए ये प्रस्ताव दिया था। तो प्रस्ताव कब दिया था? 30 दिसंबर को, ठीक है, 1906 को। लेकिन 1 अक्टूबर 1906 को क्या होता है कि आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाकर भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से जो है ये आपके मिलता है, ठीक है। और सलीमुल्लाह खान और आगा खान के कंट्रीब्यूशन से ही फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किन किन के कंट्रीब्यूशन से होती है? सलीमुल्लाह खान और आगा खान की कंट्रीब्यूशन से, और इसमें ये दोनों जो है आपके जाते हैं वायसराय भारत के उस टाइम होते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपकी होती है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का पहला जो अधिवेशन है 1907 में होता है कराची में। तो मुस्लिम लीग का जो 1907 में आपका होता है अधिवेशन कांग्रेस का, यहाँ पे कराची में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की? आदम जी पीर भाई जो है द्वारा की जाती है। तो आदम जी पीर भाई द्वारा की जाती है। और मुस्लिम लीग का जो फाउंडर है वो किसे कहा जाता है? ये आपका सलीमुल्लाह खां और आगा खान, इन दोनों के ही प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हो पाई थी आपकी, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ था? 1907 में। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस का कराची अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आदम पीर भाई जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग का पहला जो अधिवेशन 1907 के कराची में होता है, अध्यक्षता इसकी आदम जी पीर भाई द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 में अगले ही साल होती है अमृतसर में, सैयद मोहम्मद इमाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ पे जो सेकंड जो आपका अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का आपका अमृतसर में होता है 1908 में, और इसमें अध्यक्षता करते हैं सैयद मोहम्मद इमाम। और लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा 1908 में भी स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष आपके होते हैं अमीर अली, ठीक है। तो थर्ड अधिवेशन आपका जो मुस्लिम लीग का 1909 में होता है दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष आगा खां बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे। और इसका जो 9th अधिवेशन है 1916 में लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ जो है 1916 में लखनऊ में आपका ये हुआ था, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें अध्यक्षता, जिसे हम लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में होता है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, और जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता तो करते हैं आपके अंबिका चरण मजूमदार। तो कांग्रेस की अध्यक्षता आपकी अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की जाती है, और जो मुस्लिम लीग है इसकी अध्यक्षता की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो ये आपका लखनऊ समझौता 1916 में होता है, ठीक है, लखनऊ में। और ये आपका कौन सा अधिवेशन था? 9th अधिवेशन आपका ये था, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में से 12वां जो अधिवेशन आपका हुआ, इस 12वें अधिवेशन ये 1919 में अमृतसर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमद खान ने की थी। और बकरीद पर गो हत्या पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया गया मुस्लिम लीग ने, ठीक है, कि भाई बकरीद पर है गो हत्या पर प्रतिबंध जो का प्रस्ताव इसमें किया गया। ये इंपॉर्टेंट काम हुआ। अमृतसर का 1919 का 12वां अधिवेशन हकीम अजमत खान द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और 21वां अधिवेशन इसमें 1930 में होता है, इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस 21वें अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का होता है, हालांकि कांग्रेस का जो अधिवेशन है 21वां, और इसमें सबसे पहले स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार जो है किया गया था कि भाई जो मुस्लिम राज्य है वो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इलाहाबाद के 1930 के 21वां जो अधिवेशन जो आपका हुआ था, उसी में ही सबसे पहले स्वतंत्र मुस्लिम राज्य पर विचार किया गया था, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल के द्वारा की जाती है। 27वां जो अधिवेशन होता है वो 1940 में होता है लाहौर में, और मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी।
तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो ये 27वां अधिवेशन होता है और मुस्लिम लीग का जो है ये आपका होता है। तो 1940 में लाहौर में जो है आपका ये आयोजित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता करते हैं। 31वां जो अधिवेशन है वो आपका 1943 में कराची में होती है। इसकी अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और उन्होंने एक नारा दिया, विभाजन करो और जो है जाओ, डिवाइड एंड गो। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दो और आप यहाँ से जो है अंग्रेजों को कहा कि चले जाओ। ठीक है, तो 1943 का कराची का में आपका ये अधिवेशन हुआ 31वां। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे उग्रवादी और उदारवादी दोनों के बीच में कलकत्ता अधिवेशन में एक विवाद हो जाता है। ठीक है, और जिसका कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता को लेकर ये विवाद हुआ उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेताओं में। कलकत्ता का ये जो है आपका अधिवेशन था 1906 का, और इसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। और बाल गंगाधर तिलक है ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय को बनाना वो चाहते थे। ठीक है, कि भाई लाला लाजपत राय हैं वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन विपिन चंद्र जो पाल है का कहना था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है तिलक के द्वारा की जाए। ठीक है, इसके अलावा जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा तो दादा भाई नौरोजी का नाम सुझाव दिया गया। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष रहेंगे इसका सुझाव दिया गया भूपेंद्र नाथ बसु द्वारा। और इसी अधिवेशन में ग्रमपंथियों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करवाए। सबसे पहला तो यहाँ पे स्वदेशी बहिष्कार, दूसरा स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा को पारित करवाया। और इसी में जो है 1906 में ही दादा भाई द्वारा स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की स्वराज है उसको राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। तो यहाँ पे 1907 में जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस और यहाँ पे जो का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है? तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसमें दो भागों में बढ़ जाते हैं, गर्मपंथी और नरमपंथी दल। तो दो भागों में जो आपकी कांग्रेस बढ़ जाती है। गर्मपंथी इस अधिवेशन को नागपुर में ये चाहते थे और जो नरमपंथी है इसको सूरत में जो है ये करवा दिया गया। तो इसके अध्यक्ष जो नरमपंथी रास बिहारी बोस को बनाया गया। ठीक है, और इस बात को लेकर गर्मपंथी तिलक जो है पूरी तरीके से विरोधी हो गए और 1907 में कांग्रेस का विभाजन आपका हो गया। ठीक है, कि भाई जो आपका रास बिहारी बोस अध्यक्ष बना दिए गए, इस बात को लेकर गर्मपंथी जो नेता थे आपके तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक है वो पूरी तरीके से विरोधी हो जाते हैं। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन आपका हो गया और दो दल आपके बन गए, नरम दल लिबरल्स और गरम दल एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस को छोड़कर अपने साथियों के साथ चले गए और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने जो तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा जो है 1908 में चला दिया। तो बाल गंगाधर तिलक के कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद में इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और राजद्रोह पर उन पर मुकदमा लगाया। और अंग्रेज़ों ने ये झूठा आरोप लगाया कि जो बाल गंगाधर तिलक है अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ हो चुके हैं और वो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि भाई जो है बम फेंका जाएगा। तो 6 वर्ष कारावास की इसको सज़ा दी जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक है उसको 6 वर्ष की सज़ा हुई और जेल है उनको भेज दिया गया, मांडले जेल में इसको भेज दिया गया। तो डिवाइड एंड रूल के तहत जो है फिर 1909 में मार्लियामेंट्री सुधार जो है अधिनियम आपका ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1909 का मार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम। तो इसमें 2 प्रतिनिधि आपके थे। पहला जो है इसमें राज्य सचिव, भारत के जो राज्य सचिव वो आपके मार्लो थे। और इसमें जो दूसरा नाम है मिंटो, मार्लियामेंटो, इसमें जो मिंटो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ये वायसराय थे और ये आपके सचिव थे। तो 1919 में मार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया और इसमें 2 प्रतिनिधि थे। ठीक है, मार्लियामेंटो एक्ट इसको कहा जाता है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि जो कमियां रह गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। दूसरा, इसमें भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं का दमन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है भारत में भेजा गया था। तो इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में आपका आया और इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ही भारत में भेजा गया था। और इसके तहत भारतीय मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल दिया गया और इन्हें मतदान के विशेष अधिकार दिए गए, कि जो मुसलमान हैं भारतीय उनको भाई अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया और मतदान के उनको विशेष अधिकार दिए गए। और इसी एक्ट के माध्यम से सबसे ज़्यादा फूट भारत में हिंदुओं के बीच में पड़ी थी, भारत और हिंदू और मुसलमानों के बीच में पड़ी थी भारत में। गांधी जी ने भी कहा कि भाई जो मार्लियामेंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश कर दिया है। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल आपका ये के तहत ही भारत में आपका भेजा था मार्लियामेंटो अधिनियम। 1911 में आपका क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है, बंगाल का विभाजन है वो क्या होता है, रद्द हुआ। 1910 में ब्रिटेन का ताज है वो किसे मिलता है, जॉर्ज पंचम को। तो ब्रिटेन का जो ताज है वो किसे मिलता है, जॉर्ज पंचम को। और 1911 में जॉर्ज पंचम जो आपके ब्रिटिश किंग होते हैं भारत के आगमन पे आते हैं, भारत आते हैं और इसी के स्वागत में बॉम्बे में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था एक गेटवे ऑफ इंडिया।
तो गेटवे ऑफ इंडिया है जो बॉम्बे में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के जो है ताज जो इनके ऊपर था, तो ब्रिटेन के जो महाराज है ये आपके आए थे बॉम्बे में। ठीक है, और इसी के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जन गण मन जो है लिखा था। तो जन गण मन है किसके स्वागत में लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय हुआ करता था। ठीक है, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आपके जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस दरबार में जो है दो महत्वपूर्ण घोषणा हुई जो जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी। ठीक है, और घोषणा जो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने ये जो है की थी। तो दो महत्वपूर्ण घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, लेकिन घोषणा है लॉर्ड हॉर्डिंग जो उस टाइम भारत के जो है आपके ये होते थे वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पे 1911 में क्या होता है कि दिल्ली को भारत की नई राजधानी जो है घोषित की गई, लेकिन 1900 जो है 12 दिल्ली है 1912 से आपकी राजधानी बनी थी। तो घोषणा 1911 में हुई कि भाई भारत की राजधानी है वो दिल्ली को बनाया जाएगा। 1912 में फिर ये राजधानी बनती है दिल्ली। दूसरा, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन है उसको रद्द किया गया था, और दिल्ली राजधानी की 100वीं वर्षगांठ जो है 2012 में। ठीक है भाई, दिल्ली 1912 में आपकी राजधानी बनी, तो 2012 में जो दिल्ली राजधानी जो आप हमारे भारत की है इसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। और इसी के 2 साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका होता है। ठीक है, 1912 में जब दिल्ली की राजधानी बनती है, सॉरी भारत की राजधानी दिल्ली बनती है, ठीक है, तो उसके जस्ट 2 साल बाद पहला जो है विश्व युद्ध 1914 में होता है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका जून 1914 में होता है। ठीक है, दो गुटों के बीच में आपका ये होता है, एक तरफ होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान होते हैं, और दूसरी तरफ जो है आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है उसकी तरफ होते हैं फ्रांस, इटली, रूस, जापान, जबकि जो जर्मनी है उसकी तरफ जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की ये होते हैं। तो दो गुटों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है आपका छिड़ जाता है और ब्रिटेन को सैनिकों की जरूरत पड़ी। कांग्रेस को एक आशा उत्पन्न हुई, तो दो डिमांड कांग्रेस ने यहाँ पे रख दी। पहली जो है यहाँ पे क्या थी? IONC। ठीक है, स्वशासन, भाई होम रूल हमें चाहिए। और दूसरा जो है पैक्ट बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग और जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो है आपका एक ये समझौता हुआ। ठीक है, तो दो डिमांड यहाँ पे रखी गई, क्योंकि ब्रिटेन को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसमें सैनिकों की जरूरत थी, तो दो डिमांड ये आपकी थी। तो 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस लौटते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को तो गांधी जी के प्रोत्साहित करने पर ही भारी संख्या में ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों ने भाग लिया। ठीक है, ब्रिटेन में फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया। तो अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने ही दी, क्योंकि जो है ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया केवल और केवल किसके कारण? गांधी जी के कहने पर ही। और भर्ती करने वाला जो है जो हसैन गांधी जो है को कहा, तो गांधी को कहा भर्ती करने वाला आशयन। तो यहाँ पे 9 जनवरी जैसे हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और लखनऊ जो समझौता यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1915 में कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन होता है। तो प्रथम मौका जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे। तो 1915 का जो कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन है ये पहला मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो है दोनों के दोनों एक साथ हुए, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने तुर्की पर कब्जा कर लिया था जो कि मुसलमान थे। तो भारतीय मुसलमान जो है यहाँ पे नाराज हो गए थे, तो तुर्की पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, जो कि मुसलमान थे। भारतीय मुसलमान भी नाराज होते हैं। 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ जो कांग्रेस आपका ये हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गर्म और नरम दल का मिलन होता है इस 1916 के लखनऊ समझौते में। दूसरा, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी यहाँ पे मिलन होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुई इस समझौते को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो ये आपका लखनऊ पैक्ट था 1916 को। हम राष्ट्रीय एकता का वर्ष जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, पूरा राष्ट्र जो है आपका एक हो गया था इस लखनऊ समझौते में। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय एकता का वर्ष जो है इसे कहा जाता है 1916 को। ठीक है, क्योंकि नरम दल गरम दल भी जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, तो वो भी एक साथ आ गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गई थी, इसलिए 1916 को जो है राष्ट्रीय एकता वर्ष जो है कहा जाता है। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट आपका जो है आपका एक आता है। ठीक है, तो लखनऊ समझौता हमने कर लिया। अब हम 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन आपका होता है। तो जून आपका 1914 में 6 वर्षीय कारावास पूरा कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और मांडले से ये पूना आ जाते हैं। तो 6 साल की इनको सजा सुनाई गई। जून 1914 में 6 वर्ष की जो है कारावास इन्होंने पूरी की और ये आ जाते हैं मांडले से पूना। और अप्रैल 1916 में पूना के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल
लीग आंदोलन आपका शुरू कर दिया। तो बाल गंगाधर ने ये आंदोलन शुरू किया था, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में पूना के जो है बेलगांव में आपका ये स्टार्ट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्या इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहा, क्यों इस किया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज स्वशासन प्राप्त करना था कि भाई हमें खुद का जो है शासन चाहिए, खुद का स्वराज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है। बाल गंगाधर तिलक आए पूना के बेलगांव में, होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने अप्रैल में ही जो है 1916 में शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि भाई 1914 में एनी बेसेंट जो है क्या कर लेती है, इंडियन जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स है, उसको ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और एनी बेसेंट आयरलैंड से थी आपकी, और दो समाचार पत्र जो है यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है इसके हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो है समाचार पत्र इन्होंने जो है करवाए, तो यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ सितंबर 1916 में इसने होम रूल लीग की स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर जो है मद्रास में बनाया गया। तो सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर मद्रास में बनाया जाता है, और इस लीग का जो स्वरूप अखिल भारतीय जो है संस्था आपका ये था, ठीक है। तो अखिल भारतीय संस्था इस लीग का जो है स्वरूप था। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रचार प्रसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस इसमें शामिल थे, जबकि जो एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग है उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में आपका ये हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल गंगाधर द्वारा जो होम रूल लीग का प्रसार किया इन्होंने पूरे मतलब भारत में नहीं था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस जो है स्टेट्स में ही था, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का जो प्रसार पूरे भारत में हुआ। तो 1917 तक होम रूल लीग में 27,000 सदस्य आपके जो है जुड़ चुके थे, और दोनों की लीग का उद्देश्य था, दोनों की होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट, इनका उद्देश्य था स्वराज स्वशासन प्राप्ति करना था। 27,000 जो है आपके ये सदस्य, तो पंडित 27,000 में जो आपके ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो सी राजगोपालाचार्य भी थे एनी बेसेंट की जो लीग में। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है उसमें इन 27,000 सदस्यों में आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके सी राजगोपालाचार्य भी थे। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है इसका मुख्यालय जो कहाँ पे था, इसका मुख्यालय आडियार मद्रास में था, ठीक है। मद्रास के आडियार में इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया एनी बेसेंट की होम रूल लीग का, और इसके जो सचिव थे वो कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। तो जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे एनी बेसेंट के। 1917 में एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, 1917 में। तो क्या होता है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 में, और उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने ही की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। तो यहाँ पे 1917 का जो मांटेग्यू घोषणा पत्र आया, और इसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब आपका मांटेग्यू घोषणा पत्र आया तो लॉर्ड जॉर्ज था, और भारत का राज्य सचिव बनाया गया था लॉर्ड मांटेग्यू को, ठीक है। तो लॉर्ड जॉर्ज है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके रहते हैं। नेक्स्ट 1918 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट 1919 में अगर हम यहाँ पे देखें, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आपका आता है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मांटेग्यू ये भारत के सचिव रहते हैं, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय, और अंग्रेजों अफसरों के वेतन अब ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। इसमें ये कहा गया था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड में कि जो अंग्रेजी अफसर हैं उनके वेतन ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने लगे। और 1919 से 1935 ये आपका प्रांतों में द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत होती है इस टाइम पीरियड के दौरान। 1919 में रोल्ट एक्ट आया, भारतीयों ने इसको काला कानून कहा, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून इसे कहा गया। और इसका मुख्य कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका 1919 आया, उसी के विरोध में आपका ये ठीक है आया। तो बिना दलील, जो बिना अपील, बिना वकील का कानून कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ 1919 में, ठीक है। तो ये आपकी क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड फेज आपका पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड